हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक रिवीजन क्लास लेके आए हैं MHI-02 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसमें पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक मोस्ट रिपीटेड हैं उनके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हर क्वेश्चन में, हर पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है लेकिन पूछा सब में गया है, कॉमन है। तो पूरी उम्मीद है, मैंने इसमें 6 से 7 क्वेश्चन रखे हैं। इसमें से आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं अगले पेपर के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगी। तो आज सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद की परिभाषा और उसके विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। उपनिवेशवाद पे चाहे शॉर्ट नोट चाहे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे कमजोर राष्ट्र या क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है। उपनिवेशवाद का उद्देश्य उपनिवेशित क्षेत्र के संसाधनों का शोषण, बाजार विस्तार और रणनीतिक लाभ प्राप्त करना होता है। यह अधीनता और प्रभुत्व पर आधारित होता है। मतलब कोई दूसरा शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर क्या कर लेता है, उसको अपने अधीन कर लेता है और उससे लाभ अर्जित करता है। उसके जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन करता है और उनका शोषण करता है। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोई देश दूसरे देश को अपने अधीन करके उसके संसाधन और जनशक्ति का शोषण करता है। उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की बात करें तो पहला आता है इसमें प्राचीन उपनिवेशवाद। यह प्रारंभिक युग में यूनान, रोम और मिस्र जैसे सभ्यताओं के विस्तार के रूप में देखा गया। उद्देश्य है साम्राज्य विस्तार, व्यापारिक चौकियों की स्थापना करना, अपना साम्राज्य का विस्तार करना और अपने इंडस्ट्रीज लगाना। उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य द्वारा यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण किया गया था। अगर बात करें व्यापारिक उपनिवेशवाद की, जो 15वीं से 18वीं शताब्दी में अधिक देखने को मिला, यूरोपीय देशों जैसे पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड द्वारा समुद्री मार्गों की खोज और व्यापारिक नियंत्रण किया गया। उद्देश्य था मसाले, सोना, चांदी, वस्त्र आदि व्यापार पर नियंत्रण करना। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी व्यापारिक संस्थाओं की भी स्थापना हुई थी। उदाहरण के लिए भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था, याद है आपको। फिर है आपका औद्योगिक उपनिवेशवाद। औद्योगिक क्रांति के बाद कच्चे माल की जरूरत और उत्पादों के लिए बाजार की तलाश, उपनिवेशित देशों में रेलवे, डाक, प्रशासनिक तंत्र का विकास हुआ, लेकिन इसका उद्देश्य केवल उपनिवेशिक लाभ था। राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण को सुदृढ़ करना भी था। उदाहरण के लिए भारत पर ब्रिटिश राज रहा था कब से, 1858 से 1947 तक। अफ्रीका का बंटवारा भी इसी में शामिल है। अगर बात करें नव उपनिवेशवाद की, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखने को मिला, यह प्रत्यक्ष नियंत्रण की जगह परोक्ष आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव द्वारा प्रभुत्व की प्रणाली है। और नव उपनिवेश स्वतंत्र देशों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों, वैश्विक संस्थाओं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक या शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रभाव भी रहा। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों पर पश्चिमी देशों की आर्थिक निर्भरता रही थी। आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, उपनिवेशवाद का स्वरूप समय के साथ बदला है। पहले यह सैन्य और राजनीतिक रूप में था, बाद में आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में भी विकसित हुआ। उपनिवेशवाद ने वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। ये टॉपिक आपने वैसे पढ़ा होगा, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। इस पे एक बार और नज़र डाल लो क्योंकि ये पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। फ्रांसीसी क्रांति की विरासत का विश्लेषण। फ्रांसीसी क्रांति पे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन
आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक मानी जाती है। यह केवल फ्रांस तक सीमित न रहकर पूरे विश्व की राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक संरचना को प्रभावित करने वाली क्रांति थी। इसके मूल मंत्र थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ने क्या करा इस क्रांति ने? आगे चलकर लोकतंत्र, मानवाधिकार और गणराज्य की अवधारणाओं को जन्म दिया। ये तीनों शब्द उसी क्रांति से मिले थे हमें। क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारा। फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख विरासत लोकतंत्र और गणराज्यवाद की स्थापना। क्रांति ने राजशाही के स्थान पर जनता की संप्रभुता की अवधारणा को जन्म दिया। राजा की दैवीय शक्ति का अंत हुआ और गणराज्य प्रणाली का विकास हुआ। मानवाधिकारों की घोषणा। यह दस्तावेज आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव बना। इसमें स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि को मौलिक अधिकारों घोषित किया गया। समानता की अवधारणा। जाति व्यवस्था, विशेष अधिकार और सामंती कर व्यवस्था को समाप्त किया गया समानता की अवधारणा में, क्योंकि आपको पता है बहुत क्या होता था, भेदभाव जाति को लेकर। कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे और सामंत लोग जो थे वो छोटे कृषकों का क्या करते थे? शोषण करते थे। कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता को प्राथमिकता दी गई, जिससे आधुनिक नागरिक समाज की नींव पड़ी। राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने पहली बार राष्ट्र को जनता से जोड़ा, जिससे आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा उभरी। यह भावना आगे चलकर यूरोप और विश्व के अन्य देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रेरणा बनी। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को प्रेरणा। फ्रांसीसी क्रांति ने उपनिवेशों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की भावना को जन्म दिया, जैसे हैती की क्रांति 1804 में, और फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर पहली काली गणराज्य बनी। सामाजिक सुधारों की शुरुआत। पादरियों और चर्च की शक्ति में कटौती की गई। शिक्षा, कराधान और सैन्य व्यवस्था को जनता हितैषी बनाया गया। आधुनिक राजनीति और विचारधाराओं की नींव पड़ी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद और अराजकतावाद जैसी विचारधाराएं तेजी से विकसित हुई। लेफ्ट और राइट राजनीति की अवधारणा संसद में पहली बार इसी क्रांति के दौरान उभरी थी। और इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि यह मानव सभ्यता के मूल्यों, अधिकारों और शासन के तरीकों में एक क्रांतिकारी बदलाव थी। इसने आधुनिक विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी स्थायी मूल्यों की अमूल्य विरासत दी। फिर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, कई बार गए तो समझ लो हर बार ही पूछा गया है। अगर बात करें परिचय की, तो इसके इंट्रो में आप लिखेंगे कि सामंतवाद और पूंजीवाद दोनों अलग अलग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। सामंतवाद मुख्यतः कृषि आधारित था, जिसमें भूमि स्वामित्व और श्रम पर प्रभुत्व का नियंत्रण सामंतों के हाथ में था। पूंजीवाद एक आधुनिक आर्थिक प्रणाली है जो उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व, बाजार आधारित विनिमय और मुनाफे पर आधारित है। यह संक्रमण कोई अचानक हुई प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक परिवर्तनों के कारण हुई थी। सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के कारण थे कृषि से वाणिज्य और उद्योगों की ओर झुकाव। कृषि छोड़ के ज्यादा उद्योग और वाणिज्य में झुकाव हो गया था लोगों का। भूमि आधारित उत्पादन प्रणाली की सीमाएं स्पष्ट होने लगी। व्यापार के बढ़ते प्रभाव से बाजार और मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और कृषि की जगह उद्योग, शिल्प और व्यापार को प्राथमिकता मिलने लगी। शहरीकरण और व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ। नगरों का विकास हुआ, जिससे बुर्जुआ वर्ग यानी कि व्यापारी वर्ग का क्या हुआ? उदय हुआ। शहरीकरण होने लग गया था ना औद्योगिक क्रांति के बाद,
तो नगरों का विकास हुआ था और एक नया वर्ग उभर के आया था, बुर्जुआ वर्ग, जिसे व्यापारी वर्ग भी कहते हैं, जो मध्य वर्ग कहलाता है। जैसे उच्च श्रेणी के लोग थे, फिर थोड़े से कम गरीब थे और उनके बीच की एक श्रेणी थी, वो बुर्जुआ वर्ग कहलाई। व्यापारियों ने सामंती बंधनों को तोड़ते हुए स्वतंत्र आर्थिक गतिविधियां शुरू की। तकनीकी आविष्कार और वैज्ञानिक सोच। मध्यकाल के अंत में छापाखाना, नौवहन तकनीक और बाद में औद्योगिक क्रांति जैसे तकनीकी परिवर्तन हुए। विज्ञान और तर्कवाद के प्रसार से चर्च और सामंतों के प्रभाव में कमी आई। राजनीतिक परिवर्तनों का योगदान देखें तो राजाओं और केंद्रित राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, जिससे सामंती प्रभुओं की सत्ता में कटौती हुई। फ्रांसीसी क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति जैसे आंदोलनों ने राजशाही और सामंतवाद को चुनौती दी थी। फ्रांसीसी क्रांति तो हुई और इंग्लैंड की क्रांति हुई इसलिए थी, तानाशाही को तोड़ने के लिए और एक ऐसी सत्ता, एक ऐसे शासन की स्थापना के लिए जिसमें लोगों की राय पूछी जाए, लोगों का शोषण ना हो। धर्म और विचारधारा में परिवर्तन हुआ। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन ने व्यक्तिगत श्रम, धन संचय और उद्यमिता को धार्मिक मान्यताएं दी। मानवतावादी विचारधारा ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को महत्व दिया। अगर आलोचनात्मक परीक्षण की बात करें तो सबसे पहले इसके सकारात्मक पक्ष देखते हैं। आर्थिक विकास हुआ। पूंजीवाद ने उत्पादन, व्यापार और तकनीकी को गति दी। नवाचार और वैज्ञानिक सोच बढ़ी। तकनीकी विकास और नवाचार को बल मिला। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता को महत्व मिला। अगर नकारात्मक पक्ष देखें तो शोषण की नई प्रणाली का उदय हुआ। सामंतवाद के शोषण की जगह अब मजदूर वर्ग का शोषण पूंजीपतियों ने किया। आर्थिक विषमता, संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ हाथों में होने लगा। उपनिवेशवाद का विस्तार, पूंजीवाद ने नए बाजार और संसाधनों की तलाश में उपनिवेशों पर कब्जा करना शुरू किया और पर्यावरण को क्षति हुई। अंधाधुंध औद्योगिक विकास से प्राकृतिक संसाधनों का शोषण बढ़ गया। निष्कर्ष में लिख सकते हैं, सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। यह आर्थिक प्रगति, वैज्ञानिक सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वाहक बना, लेकिन इसके साथ ही नए प्रकार के शोषण, सामाजिक विषमता और उपनिवेशवाद जैसी समस्याएं भी सामने आई। इसलिए इस संक्रमण को एक तरफा न देखकर संतुलित और आलोचनात्मक दृष्टि से समझना जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाणिज्यिक पूंजीवाद। इस पे शॉर्ट नोट आने के ज्यादा चांस रहते हैं। वाणिज्यिक पूंजीवाद की वह प्रारंभिक अवस्था है जिसमें आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः व्यापार और वाणिज्य और वस्तुओं के आदान प्रदान पर केंद्रित होती है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? वाणिज्यिक पूंजीवाद, यानी कि व्यापार की बात ही आ गई तो पूंजीवाद से रिलेटेड अपने आप हो जाता है। तो इसमें क्या है? व्यापारिक, वाणिज्य और वस्तुओं के आदान प्रदान पर केंद्रित है ये। इसमें उत्पादन से अधिक जोर माल की खरीद और बिक्री, लाभ कमाने और बाजार के विस्तार पर होता है। यह प्रणाली यूरोप में 15वीं से 18वीं सदी के बीच फली फूली और आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद की पूर्व भूमिका रही। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली है व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था। उत्पादन से अधिक महत्व व्यापार और माल परिवहन को मिलने लगा। उत्पादन पे ज्यादा जोर नहीं था, इस पे था कि माल का आदान प्रदान, माल की बिक्री, व्यापार वर्ग को उभारा है इसने, और संपत्ति का संचय हुआ। व्यापारी वर्ग मुनाफा कमाकर पुनः निवेश करता है। धन को बैंक, बीमा और शेयर जैसे संस्थाओं में लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। और उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यापार का विकास हुआ। यूरोपीय शक्तियां जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस ने उपनिवेश स्थापित कर व्यापारिक साम्राज्य बनाए। गुलाम व्यापार, मसालों, रेशम, चाय, सोना और चांदी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हुआ। व्यापारिक कंपनियों का गठन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना हुई। ये कंपनियां राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त करने लगी। बैंकिंग और बीमा संस्थाओं का विकास हुआ।
जोखिम को कम करने के लिए बीमा कंपनियां और निवेश को सुरक्षित करने के लिए बैंक भी स्थापित हुए। अगर इसके महत्व की बात करें तो यह पूंजीवाद का प्रारंभिक चरण था, जिसने आगे चलकर औद्योगिक पूंजीवाद को जन्म दिया। नगरों और व्यापारिक केंद्रों का तेजी से विकास हुआ। सामंतवाद के पतन और पूंजीवाद के उभार में यह प्रणाली सेतु का कार्य करती है। बात करें अगर आलोचना की, तो इस प्रणाली में भी शोषण व्याप्त था, विशेषकर उपनिवेशों में। गुलामी, मानव तस्करी और उपनिवेशों का दोहन इसके अंधकार में पक्ष रहे हैं। इसमें ये चीजें थी। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण अब व्यापारियों के हाथ में आ गया, जिससे मजदूरों और किसानों का शोषण जारी रहा, क्योंकि अब फिर से वही हो गया था ना, पूंजीपति लोग और फिर नीचे मजदूर वर्ग आ गए थे। जो व्यापारिक वर्ग थे वो सारी शक्तियां, सारा मुनाफा अपने हाथ में रखते थे। फिर गरीब लोगों का तो फिर शोषण, वो तो फिर पिस जाते थे। वाणिज्यिक पूंजीवाद ने आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नींव रखी। इसने वैश्विक व्यापार, निवेश, बैंकिंग और उपनिवेशवाद को जन्म दिया। यद्यपि यह विकास और वैश्विक संपर्क का युग था, लेकिन इसमें शोषण, आर्थिक असमानता और उपनिवेशों का उत्पीड़न भी शामिल था। इसलिए इसका मूल्यांकन करते समय एक संतुलित और ऐतिहासिक दृष्टि आवश्यक है। एक ये आपका रूस की अक्टूबर क्रांति भी कई बार पूछी गई है। रूस की अक्टूबर क्रांति 1917 में जो हुई थी, वो आधुनिक इतिहास की सबसे प्रभावशाली क्रांतियों में से एक थी। यह क्रांति मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर रूस में जारशाही शासन का अंत कर समाजवादी राज्य की स्थापना की ओर पहला बड़ा कदम थी। इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, और वो भी बोल्शेविक पार्टी उन्होंने बनाई थी ना, बोल्शेविक पार्टी ने किया था। और क्रांति की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहला था जार की निरंकुश सत्ता। जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश और अक्षम शासन प्रणाली ने जनता में असंतोष भर दिया, और प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव पड़ा वो भी। युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया था, और सैनिक तथा आम जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। गरीबी और भूखमरी भी बहुत बढ़ गई थी। मजदूरों और किसानों की हालत लगातार खराब हो रही थी, जबकि जारशाही अपने आप में लगा हुआ था, लोगों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। फरवरी क्रांति भी हुई थी 1917 में। इसने जार को पद से हटा दिया था और अस्थायी सरकार बनाई थी, लेकिन उसने भी जनता को राहत नहीं दिया था। इससे बोल्शेविकों को और भी ज्यादा समर्थन मिल गया था। और मुख्य घटनाएं इसमें रही, एक पिक्चर ये अक्टूबर क्रांति 1917 की, जिसमें 24-25 अक्टूबर को बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। लेनिन के नेतृत्व में सभी सत्ता सोवियत को नारा दिया गया और समाजवाद की स्थापना की घोषणा की गई। भूमि का पुनर्वितरण, युद्ध से बाहर निकालना और श्रमिक नियंत्रण लागू किया गया। परिणाम और प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। दुनिया में पहली बार समाजवादी शासन की स्थापना हुई थी और भूमिहीन किसानों और मजदूरों को अधिकार और सम्मान मिला था। विश्व में समाजवाद बनाम पूंजीवाद की वैचारिक लड़ाई भी शुरू हुई थी इसी टाइम। अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो बोल्शेविक सत्ता का आलोचना सहन न करना और राजनीतिक दमन। गृह युद्ध 1918 से 1921 में लाखों की मृत्यु और भारी तबाही। एक समानतावादी राज्य का आदर्श धीरे धीरे एक दलीय अधिनायकवाद में बदल गया। गृह युद्ध 1918 से 1921 में लाखों की मृत्यु और भारी तबाही हुई थी, और एक समानतावादी राज्य का आदर्श धीरे धीरे एक दलीय अधिनायकवाद में बदल गया था। और इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि अक्टूबर क्रांति केवल रूस तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने पूरे विश्व को समाजवादी और क्रांतिकारी आंदोलन की प्रेरणा दी। यह पूंजीवादी विश्व व्यवस्था के विरुद्ध एक वैकल्पिक रास्ते की शुरुआत थी। हालांकि इसके परिणाम जटिल रहे। एक ओर आशा और समानता का संदेश, तो दूसरी ओर राजनीतिक हिंसा और दमन। फिर भी यह क्रांति विश्व इतिहास की निर्णायक घटनाओं में से एक रही। और फिर अगले पे शॉर्ट नोट या फिर
पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, पुनर्जागरण और धर्मनिरपेक्षता पर टिप्पणी लिखने। पुनर्जागरण और धर्मनिरपेक्षता आधुनिक यूरोप इतिहास के दो महत्वपूर्ण विचार और घटनाएं हैं जिन्होंने न केवल यूरोप बल्कि पूरे विश्व की सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक संरचना को प्रभावित किया था। अगर बात करें पुनर्जागरण की, तो पुनर्जागरण शब्द का अर्थ होता है पुनर्जन्म। ये 14वीं से 17वीं सदी के मध्य हुआ, यूरोप में हुआ और एक सांस्कृतिक, बौद्धिक और कलात्मक आंदोलन था। इसका मूल उद्देश्य था प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के ज्ञान, कला और मानवतावादी मूल्यों का पुनर्जागरण करना। और इसकी मुख्य विशेषताएं थी मानवतावाद, यानी कि व्यक्ति और उसकी सोच को केंद्र में रखना, वैज्ञानिक चेतना का विकास, यानी कि चर्च की मान्यताओं के स्थान पर तर्क और परीक्षण को प्राथमिकता देना। कला और साहित्य में नवाचार हुआ था। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और शेक्सपियर जैसे महान कलाकारों का उदय हुआ था और धार्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार हुआ था। चर्च के आधिपत्य को चुनौती देने वाले विचारों का भी विकास हुआ था। और धर्मनिरपेक्षता का उदय की बात करें तो पुनर्जागरण ने ही धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को जन्म दिया। जब ज्ञान और तर्क को धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या से स्वतंत्र किया गया, तब समाज में यह विचार उभरने लगा कि राज्य और धर्म अलग अलग संस्थाएं हैं। अगर धर्मनिरपेक्षता के तत्व की बात करें तो राज्य का धर्म से अलग रहना और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन और वैज्ञानिक और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देना। पुनर्जागरण और धर्मनिरपेक्षता के संबंध की बात करें तो पुनर्जागरण के दौरान मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने धर्म आधारित सत्ता को चुनौती दी, जिससे चर्च की शक्ति कमजोर हुई। यह बौद्धिक जागृति धीरे धीरे धार्मिक कट्टरता के स्थान पर तटस्थ और तर्क प्रधान समाज की नींव रखने लगी। फलस्वरूप धर्मनिरपेक्षता एक राजनीतिक और सामाजिक मूल्य के रूप में विकसित हुआ। इसके निष्कर्ष में आप लिख देंगे, पुनर्जागरण ने यूरोप में न केवल सांस्कृतिक चेतना को जगाया, बल्कि ये धर्मनिरपेक्षता जैसे आधुनिक मूल्यों की आधारशिला भी बना। पुनर्जागरण ने व्यक्ति को सोचने की स्वतंत्रता दी और धर्मनिरपेक्षता ने उसे जीने की स्वतंत्रता, बिना किसी धार्मिक हस्तक्षेप के। दोनों ने मिलकर आधुनिक विश्व की लोकतांत्रिक और उदार सोच को आकार दिया। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनके आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो इनको एक बार ध्यान से ज़रूर देख लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पे बने रहें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।